हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, जहां आज हम लोग इस पे एक और प्रैक्टिस सेट अपलोड करने वाले हैं। एंड जनरली हम किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे CUET है, तो वो अप्रॉक्स 75 MCQs एग्जाम में कंसिडर करती है रिलेटेड टू कॉमर्स। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो 85 MCQs, ओडिशा CET की बात करें तो अप्रॉक्स 70 MCQs एंड सो ऑन। तो ओवरऑल 70 to 100 MCQs कवर होते हैं एग्जाम में रिलेटेड टू कॉमर्स, और आज हम लोग अप्रॉक्स उसी तरीके से 85 MCQs कवर करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इक्वली रेलेवेंट है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। और अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अ बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग। अब देखो, अगर हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा मोटिव कभी भी ये नहीं होता कि हम उस बिजनेस को कल या परसों बंद कर दें। हम क्या चाहते हैं कि वो फॉर इन्फिनाइट ईयर्स चलती रहे। क्लियर? जब तक बिजनेस हम चला सकते हैं तब तक वो बिजनेस चले, दैट इज फॉर इन्फिनाइट ईयर्स। तो ऑप्शन देखो, अ लिमिटेड लाइफ एंड इंडेफिनिट पीरियड, वेरी लॉन्ग लाइफ, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, एंड इंडेफिनिट लाइफ। सीक्रेट रिजर्व्स में रिजल्ट बाय। अब देखो, सीक्रेट रिजर्व्स जनरली क्यों बनते हैं कि अगर आपको अपने नेट प्रॉफिट को फ्लक्चुएट करके दिखाना है, जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट है उससे कम अगर आपको प्रॉफिट दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, सीक्रेट रिजर्व की हेल्प लेते हैं। क्रिएटिंग जर्नल रिजर्व, प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। तो नो डाउट अगर आप डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिखाओगे तो आपका नेट प्रॉफिट कम आएगा, और अगर नेट प्रॉफिट कम आएगा तो आप क्या क्रिएट कर पाओगे? सीक्रेट रिजर्व। तो करेक्ट आंसर होगा बी, प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज शोन एज अ फुट नोट टू द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द। ये किस कॉन्सेप्ट की वजह से दिखाया जाता है? नो डाउट डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो करेक्ट आंसर होगा बी, डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो जो भी हम ट्रेडिंग PL में दिखाते हैं उसको हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, ये तीनों तो बैलेंस शीट आइटम है, तो क्या ये होगा नॉमिनल अकाउंट? नहीं, नॉमिनल अकाउंट होगा स्टेशनरी। एंड रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इस पर भी हमने डिटेल डिस्कशन क्लासेस अपलोड की हुई हैं। नेक्स्ट, इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड अकाउंट। अब इंश्योरेंस वैसे तो देखा जाए एक एक्सपेंस है, एंड अगर इस एक्सपेंस के पहले किसी भी तरह का कोई प्रीफिक्स ऐड हो गया तो वो किस तरह का अकाउंट बनता है? वो बनता है पर्सनल अकाउंट। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, अ सम ऑफ ₹4,000 वॉज पेड एज कंपनसेशन टू 2 एम्प्लॉयज हु वर रिट्रेंच्ड इज अ। अगर 2 एम्प्लॉयज जो आपकी कंपनी छोड़ करके जा रहे हैं उनको आपने 4,000 रुपये का पेमेंट किया एज कंपनसेशन, तो नो डाउट ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। करेक्ट आंसर होगा बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिकली रेकरिंग आइटम है। नेक्स्ट, what is the amount of opening bills receivable when closing bills receivable is ₹6,000, cash received from bills receivable 10,000 and bills received during the year is 14,000। तो सिंपली हम लोग बिल्स रिसीवेबल का लेजर बना लेंगे। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास नहीं दिया है बट क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो नो डाउट अगर आप असेट की बात करो, बिल्स क्या है, बिल्स रिसीवेबल असेट है, तो असेट का डेबिट बैलेंस होगा और क्लोजिंग कहाँ दिखेगा? क्रेडिट में। कैश रिसीव्ड हो रहा है तो एंट्री हम क्या करते हैं, कैश टू बिल रिसीवेबल। तो बाई साइड हमारा कैश आएगा कितना? 10,000, एंड जो बिल रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो हमारा आएगा डेबिट में। तो जो बैलेंसिंग फिगर बनेगा वो आएगा ओपनिंग बैलेंस, जो कि ऑप्शन सी में दिया, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, 2,000। नेक्स्ट, नेट लॉस गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, सेल्स गिवन है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ देखो, अगर हम लोग बात करें ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस की, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं गिवन है बट क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है? हाँ, गिवन है 14,500, और नेट प्रॉफिट भी लॉस में है -5,000। तो जब आप इससे कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 9,500, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, इन कैलकुलेटिंग द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न मीन्स, अब ROCE की बात करें, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो हम लोग क्या लेते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड लायबिलिटीज। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, when adjusted purchases appear in the total balance it indicates that, जब adjusted purchases दिया होता है तो इसका मतलब होता है कि उसमें हमने closing stock को already adjust किया है।
इनफैक्ट ओपनिंग क्लोजिंग दोनों एडजस्ट करते हैं और इसीलिए एडजस्टेड परचेज के टाइम क्लोजिंग स्टॉक हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक हैज़ बीन एडजस्टेड, क्लोजिंग स्टॉक हैज़ बीन एडजस्टेड, बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स हैव बीन एडजस्टेड इन द परचेजेस। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अ 3-year लीज फॉर ₹30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। रेफरेंस टू सिंकिंग फंड टेबल में ये दिया हुआ है कि अगर हम एनुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑफ रुपीज़ इतना फॉर 3 years, तो डेप्रीसिएशन पर ईयर कितना होगा। सिंपली यहाँ पे सिंकिंग फंड मेथड अप्लाई होगा और डेप्रीसिएशन आप सीधे क्या कैलकुलेट कर लोगे, 30,000 की आपकी लीज है और आपको कितना मिलेगा 0.317208। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 9516.24। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, इस केस में क्या होता है कि पार्टनर्स को सिर्फ लोन पे 6% का इंटरेस्ट मिलता है एंड जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल होता है। अच्छा, लोन पे इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। आर एंटाइटल्ड फॉर 6% इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट, आर एंटाइटल्ड फॉर 6% इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म वेदर देयर आर प्रॉफिट और नॉट। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। At the time of dissolution, an unrecorded asset taken away by Mr. X, a partner should be debited to। अब कह रहा है अगर आप अनरिकॉर्डेड एसेट ले जाओगे तो आपके कैपिटल अकाउंट में ही डालेंगे, दैट इज डेबिट कहाँ करेंगे, मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट, X Limited forfeited 20 shares of ₹10 each and on which ₹4 per share were paid. What minimum price the company must charge if the forfeited shares were reissued as ₹8 per share paid up? अब अगर आपने जो शेयर फोरफीट किया है उस पर ₹4 का पेमेंट हुआ है तो मिनिमम आपको कम से कम कितना लेना होगा, ₹4। भले रीइश्यू आप ₹8 पे करो बट मिनिमम उनसे कितना चार्ज करना पड़ेगा, ₹4, क्योंकि ₹4 तो पहले वाले ने भी दिया था और क्योंकि वो बैलेंस नहीं दे रहा था तो आपने उनसे उनका शेयर छीन लिया। तो करेक्ट आंसर होगा बी, ₹4 पर शेयर। नेक्स्ट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट दैट इज CRR इज अवेलेबल फॉर। अब अगर हम CRR की बात करें तो ये अवेलेबल होता है कि हम बोनस शेयर कंपनी के इशू कर सकें। अगर इशू बोनस शेयर की बात करें तो ये फ्री रिजर्व से भी हो सकता है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से भी हो सकता है, एज वेल एज CRR से भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। नेक्स्ट, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट इट इज प्रूडेंट टू राइट ऑफ द डिस्काउंट। ये प्रूडेंट है, मतलब ये सही है कि आप उसके डिस्काउंट को राइट ऑफ कर लो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द ऑथराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज ₹5 लाख, जिसको डिवाइड किया गया ₹10 ईच शेयर पे। इशूड कैपिटल है 3 लाख, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 2 लाख और लिखा है कि इट हैज़ रिसीव्ड ₹5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड ₹2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एक्सेप्ट ऑन 2500 शेयर्स। तो शेयर कैपिटल को आपने कितने से क्रेडिट किया होगा, सबसे पहले तो क्रेडिट किया होगा इस ₹5 से एंड आपका सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपीज़। तो अगर ये 2 लाख है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 है। तो शेयर कैपिटल में आपने एक तो दिखाया होगा कि 20,000 शेयर्स पे आपने ₹5 रिसीव किया है एंड फर्स्ट कॉल कितने शेयर पे नहीं रिसीव हुआ, 2500 शेयर पे, मतलब 17,500 शेयर्स पे आपने फर्स्ट कॉल दैट इज़ ₹2 का अमाउंट रिसीव किया होगा। जब आप इसका टोटल करोगे तो वैल्यू आएगी 1,35,000। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, 30 shares of a company on which application money given है 3 per share has been duly paid are forfeited for non-payment of allotment money of ₹3 per share and first and final call of ₹4 each। मतलब सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिला है, बाकी कुछ मिला ही नहीं है। These shares are then reissued at ₹8 per share fully paid. How much money should be transferred to capital reserve? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर एंट्री वाइज देखें तो सबसे पहली एंट्री जो होगी शेयर कैपिटल, जो शेयर छीनने की होगी, 2 शेयर अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, 2 शेयर फॉरफीचर। 30 शेयर से ₹3 मिला है और 30 शेयर पे बाकी ₹7 नहीं मिला है, तो 30 × 100 हो जाएगा, यहाँ पे 30 × 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। नहीं मिला है ₹7, 270 और जो मिल गया है वो कहाँ जाएगा, शेयर फॉरफीचर में। फिर ये जो शेयर हमने छीन करके कितने पे रीइशू किया, ₹8 पे, तो बैंक, शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर कैपिटल। ₹8 है, यहाँ पे तो 300 हो जाएगा, ₹8 मिल रहे हैं तो 240 मिला, 60 नहीं मिला। यहाँ ना 90 होगा और यहाँ 210 होगा।
अब देखो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मच मनी शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर में आया कितना 90 और गया कितना 60, तो जो बैलेंसिंग फिगर है 30 रुपीज़, इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए हम खर्चा करते हैं, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, सेलिंग ओवरहेड हो गया, पोस्टेज हो गया, इंटरेस्ट नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा बी इंटरेस्ट। नेक्स्ट, पेटी कैश सिस्टम इज डिजाइंड। अब पेटी कैश सिस्टम की बात करें तो ये इसलिए डिज़ाइन किया गया क्योंकि जो डेली कैश रिक्वायरमेंट होते हैं, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं कैश से रिलेटेड, उनका पेमेंट कर सके, टू कवर द स्मॉल एक्सपेंडिचर टू बी पेड इन कैश। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिबेंचर्स अ कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू इशू फॉर satisfying the purchase consideration of rupees 28,80,000 if the debentures is of rupees 80 and is issued at a premium of rupees 10 per debentures। यहाँ देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। अगर हम बात करें डिबेंचर्स की वैल्यू की, तो ये है 28,80,000 डिवाइडेड बाय, एक शेयर है 80 रुपीज़ का और उसको हम इशू करेंगे 10 रुपीज़ के प्रीमियम पे, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 90। और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 32,000 शेयर्स, 32,000 डिबेंचर्स, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द फर्म इज रुपीज़ 1,50,000। प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन है 25,000, टैक्सेस पेड टू द गवर्नमेंट दिया है 10,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया है 1 लाख। व्हाट इज द ईपीएस। अब अगर हम लोग अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो अर्निंग जो कि अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो देखो मेरे पास जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स वो है 1,50,000, तो टैक्सेस तो माइनस करना नहीं है, बट इसमें से अभी प्रेफरेंस डिविडेंड हमें देना होगा 25,000 का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया है 1 लाख। सिंपली आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर आना चाहिए 1.25 पर शेयर। नेक्स्ट, an outright sale of receivables of a manufacturing firm to a financial institution, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं forfeiting, तो करेक्ट आंसर होगा सी। ABC analysis is a technique based on MBE, that is management by exception. Next, distribution of profit to equity shareholders of a company is left टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ, क्या कह रहा है कि प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्विटी शेयर होल्डर को, ये किसके कहने या किसके डायरेक्शन पे होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज क्लोजली रिलेटेड टू, अगर हम KR की बात करें तो ये किससे क्लोजली रिलेट करता है, KE से, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ द लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म इज इन्हांस्ड बियॉन्ड जेन्युइन नीड, अगर जेन्युइन नीड के बियॉन्ड आप अपनी फर्म की लिक्विडिटी मतलब जो कैश में कन्वर्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर रहे हो, तो नो डाउट ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, डिक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 28 ईजी है, इसमें ऑर्डरिंग लेवल का कैलकुलेशन करना है, और ऑर्डरिंग लेवल का जो फॉर्मूला है वो है सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज डेली यूसेज मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। हमने ऑलरेडी इस पे पूरा डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, एंड जहाँ पे हमने कॉस्ट के MCQs डाले थे वहाँ ये सब डिस्कस किए हैं। तो सेफ्टी स्टॉक की जगह हम मिनिमम लिमिट भी ले सकते हैं जो कि 500 है, प्लस डेली हमारी यूसेज है 100 एंड लीड टाइम है 10, तो ये हो जाएगा 1000, दैट इज 1500, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, the gross profit margin is unchanged but the net profit margin declined over the same period. This could have happened if cost of goods sold increase relative to sale, तो उस केस में तो GP अफेक्ट करेगा। Indirect expenses increase relative to sale, अगर सेल का मान लो पहले ये रेशियो था 10% इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब हो गया 20%, तो नो डाउट उससे हमारा नेट प्रॉफिट अफेक्ट करेगा, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, A company can improve or lower its debt to total asset ratio by doing which of the following। ये क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है अगर हम बोरो मोर करेंगे, जैसे अगर मान लो हमारे पास डेट दिया हुआ है 10,000 और हमारे पास असेट्स दिया हुआ है 20,000, तो ये कितना हो गया 0.5। अगर हम डेट बढ़ा दें 20,000 कर दें तो 1 हो जाएगा, तो क्या हम लोअर कर पा रहे अपने डेट टू टोटल एसेट को, नहीं, इंक्रीज कर देंगे। वैसे ही ऑप्शन बी और सी भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा डी, सेल इक्विटी शेयर, क्योंकि अगर आप इक्विटी शेयर बढ़ाओगे तो पहले ये 10,000 था और ये 20,000 था, आप इक्विटी शेयर बढ़ाओगे तो कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ गया मान लो ये 30,000 हो गया, तो ये लोअर होके 0.33 हो जाएगा, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, 2 year, 5 year from the conclusion of one annual general meeting to the conclusion of next annual general meeting, that is correct answer होगा D। Next,
ऑडिटर ऑफ अ पब्लिक कंपनी के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेक. इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आर द सेम. इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, bad loans in banking terminology are generally known as NPAs, non-performing assets. The term divisible profit का मतलब क्या होता है? वो प्रॉफिट जो आप अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एज डिविडेंड. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट विच कैन बी लीगली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी एज अ डिविडेंड. दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? मनी इज अ गुड सर्वेंट. मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी. इंडिया हैज अडॉप्टेड. इंडिया ने किस तरह की इकोनॉमी अडॉप्ट की है? मिक्स्ड इकोनॉमी एज इट्स इकोनॉमिक सिस्टम टू ब्रिंग अबाउट ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी. नेक्स्ट, ट्रेड इन इनविजिबल, ये किसको रिफर करता है? अनरिकॉर्डेड टेबल, अनरिकॉर्डेड ट्रेड, स्मगलिंग, ट्रेड इन सर्विसेज. दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी. In which one of the following types of economies the decision of the central planner are replaced by the decisions of the million of the firms and households? Market economy. Next, the change in total revenue resulting from the sale of one unit more of output. More की जहाँ भी बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? Marginal revenue की. That is marginal revenue from a given output. यहाँ output की बात किया था इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी. Next, which of the following is basically a process of mutual goal setting between a subordinate and his/her supervisor? Scientific management? No. Management by objectives, that is MBO. सिक इंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया, इसको क्या रेफर किया जाता है? BIFR, दैट इज बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. कैपिटल गियरिंग डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन. अब कैपिटल गियरिंग ये क्या बताता है? ये बताता है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोड फंड, जो कि ऑप्शन सी में दिया है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज अनएथिकल? प्रॉफिटेबिलिटी, ये तो सही है. प्रॉफिटियरिंग गलत है क्योंकि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे आप अनफेयर प्रॉफिट या फिर कह सकते हो एक्सेसिव प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हो इलीगली. क्लियर? तो इसीलिए ये अनएथिकल टर्म है. तो करेक्ट आंसर होगा बी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क एडजस्टेड अप्रोच इन कैपिटल बजटिंग? रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट अप्रोच है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच भी है, पे बैक पीरियड में यहाँ यूज नहीं होता है. रिस्क एडजस्टेड अप्रोच डिसीजन ट्री में होता है. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स? ये हमने अपने सेकंड चैनल पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि करेक्ट आंसर होगा ए, कोरिलेशन एनालिसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज बीन इंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग एंड सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेसेस? नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDB, SIDBI. करेक्ट आंसर होगा डी, SIDBI. नेक्स्ट, COSA का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट, जो कि ऑप्शन बी में दिया है. The accounting standard issued by ICAI which deals with valuation of inventories, accounting standard 2, जो कि ऑप्शन ए में दिया है. हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड AS पे सारे नेम आप लोगों को बहुत ही डिटेल में लर्न कराए हुए हैं. उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड इन शिप बिल्डिंग, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, मरीन ट्रांसपोर्ट. अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए, शिप बिल्डिंग. FMCG का फुल फॉर्म क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कि ऑप्शन बी में दिया है. OPEC का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि ऑप्शन ए में दिया है. मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इन इंडिया, ये कौन अनाउंस करता है? हमेशा RBI. दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, RBI. नेक्स्ट, द BSE सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन, ये 30 शेयर्स पे बेस्ड होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है. द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री इज नो डाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगेन जो कि ऑप्शन बी में दिया है. एड वैलोरम ड्यूटी इज लेवीड अकॉर्डिंग टू, एड वैलोरम ड्यूटी हमेशा वैल्यू पे लगती है जैसे, जो कि ऑप्शन ए में दिया है. 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन 1969. ये सब क्वेश्चन लर्न करने वाले हैं. द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हमेशा कौन बॉर्न करता है? बियर करता है कंज्यूमर. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज डेल्ट विद बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया? नरसिम्हन कमिटी. अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज प्रोड्यूस्ड बाय, लेटर ऑफ क्रेडिट हमेशा कौन प्रोड्यूस करता है? एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, गवर्नमेंट, स्टॉक एक्सचेंज. ऑप्शन बी करेक्ट है. नेक्स्ट,
एवरेज क्लॉज इन अ फायर पॉलिसी। अब एवरेज क्लॉज की बात करें तो एवरेज द क्लेम ऑन डिफरेंट पॉलिसीज, इंश्योर्स द प्रॉपर्टी एट एवरेज प्रीमियम, इंश्योर्स द प्रॉपर्टी, पेनलाइजेस अंडर इंश्योरेंस, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट है। The importer cannot take delivery of goods unless he produces a bill of sale, bill of lading, shipping bill, certificate of origin. बिल ऑफ लैडिंग जब तक जनरेट नहीं होगा तब तक उनको गुड्स की डिलीवरी नहीं मिलती। ग्रेप वाइन बेसिकली क्या है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। स्पिरिट द कॉर्प्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये किसने बनाया था, ये है हेनरी फ्योल का। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन का प्रोसेस हमेशा क्या होता है, टॉप डाउन होता है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ सुपीरियर कैन इफेक्टिवली हैंडल, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल। द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये किसने दिया था, हेनरी फ्योल ने, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, ये किसने डेवलप किया था, एल्टन मेयो ने। मेंटल फैटिग अराइजेस ड्यू टू रिपीटेटिव वर्क, स्टैंडिंग वर्क, इंडस्ट्रियल वर्क, करेक्ट आंसर होगा ए। मतलब जो आपको मेंटल पेन होता है वो रिपीटेटिव वर्क की वजह से होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, एफ.डब्ल्यू. टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट करेक्ट है, हेनरी फ्योल का यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट होगा, एल्टन मेयो का ह्यूमन रिलेशन अप्रोच होगा, मैरी पार्कर फॉलेट का साइकोलॉजिकल अप्रोच होगा। तो ऑप्शन ए ही करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। अ पब्लिक कॉरपोरेशन, ये कौन सेट करता है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। डबल एंट्री सिस्टम पहले कहाँ इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, इटली में। Which of the following companies do not have the obligation to get its article of association registered along with the memorandum of association? Public company limited by shares. Which one of the following statement is correct? इनमें से कौन सा statement correct है? Audit of an educational institution is compulsory if it is run by charitable trust. A club is treated as a commercial establishment. The accounts of a charitable trust can be audited by any person. Audit of a charitable trust is not compulsory. अगर इन चारों स्टेटमेंट में देखा जाए तो सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसका ऑडिट तब ज़रूरी है जब वो चैरिटेबल ट्रस्ट रन कर रहा हो। तो करेक्ट आंसर होगा ए। सैल्वेज चार्जेस, ये किससे रिलेटेड होता है, मरीन इंश्योरेंस से। विच अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू इशू सेल्फ प्रोस्पेक्टस, एनी कंपनी कंटेम्पलेटिंग फॉर पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज, एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग फर्म, वैसे बैंकिंग फर्म में पहले कितने अलाउड थे, ए 10। इन विच स्टेट द मिताक्षरा फॉर्म HUF बिजनेस डज नॉट अप्लाई, पहले की बात करें तो वेस्ट बंगाल। अब ये सब कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होते हैं। व्हेन 3 शुगर मिल्क कंबाइन, ये किसका एग्जाम्पल है, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का, और हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन पे डिटेल डिस्कशन क्लासेस अपलोड की हुई हैं। लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच एवर वन ऑफ द फॉलोइंग, हमने ये भी डिस्कस किया कि लाइफ इंश्योरेंस गारंटी पे, क्योंकि जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो ना तो वो इंश्योरेंस नहीं अश्योरेंस होता है जिसमें आपको पैसे मिलते ही मिलते हैं। Next, the object of agenda is to inform about the profitability activity, about the progress, about the matter and sequence to be discussed in the meeting. कि क्या मीटिंग का एजेंडा है, किस सीक्वेंस में हम मीटिंग में टॉपिक डिस्कस करेंगे। Next, out of the following forms, which form of the organization is the oldest one? No doubt line organization. The most recent form of retail distribution is mail order business, chain store, departmental store, sky shopping. That is correct answer होगा D. हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, डोनेशंस रिसीव बाय चैरिटेबल क्लब फॉर द स्पेशल पर्पस विल बी टेकन टू द, ये हम कहाँ लेकर के जाते हैं, जो भी डोनेशन रिसीव होती है चैरिटेबल क्लब में वो हम लाइबिलिटी साइड में लेकर के जाते हैं टू द बैलेंस शीट। और हमने NPO पे भी पूरा डिटेल डिस्कशन क्लास डाला हुआ है, प्लस बहुत सारे MCQs भी अपलोड किए हुए हैं। ये ओवरऑल 85 MCQs से रिलेटेड टू कॉमर्स। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं, हमने वैसे बताया है कि इस बार हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो 3 पैटर्न पे चलेगी, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड यूनिवर्सिटी वाइज। बट कुछ स्टूडेंट्स को ट्रायल टेस्ट चाहिए था, तो हमने एक ट्रायल टेस्ट के लिए, तो हमारा जो न्यू बैच है टेस्ट सीरीज़ के लिए वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है फॉर 2023 एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंड जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं
वो ट्रायल टेस्ट दे सकते हैं 27 to 31 जनवरी तक। इंटरेस्टेड स्टूडेंट आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमसे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।